रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राकेश शर्मा पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ। मैंने कल आपको पढ़ाया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपन चर्चा की कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो पहला सार होता है। तो हर देश की पहला सार होता है प्रस्तावना, और प्रस्तावना से ही मालूम चलता है कि देश की जो कौन कौन सी लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया है। इसलिए मैंने कल आपको प्रस्तावना के बारे में बताया कि प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों के बारे में अपन चर्चा की। सबसे पहले तत्व उसमें रखा गया प्रस्तावना के हम भारत के लोग, इसलिए पहला शब्द इसमें रखा गया कि हम भारत के लोग हैं। इसलिए इसका तात्पर्य ये इससे ये मालूम चलता है कि भारत की जो सत्ता है वो जनता के हाथों में रखी गई, इसलिए पूरा जो निर्णय, जो अधिकार है, जो भी कंट्रोल है वो जनता के हाथों में रखा गया है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसलिए रखा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत में जो आंतरिक मामले में और बाहरी मामले में जो है वो अपना स्वयं निर्णय ले सकती है, और कोई भी व्यक्ति किसी से संपर्क जोड़ सकता है, किसी देश से संबंध बना सकता है या जोड़ सकता है। दूसरा जो मैंने बताया समाजवादी का मतलब होता है विकास सभी का एक साथ होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी का जो है सभी का गरिमा या प्रतिष्ठा या न्याय और आर्थिक न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए, समान अवसर होना चाहिए, इसे कहते हैं समाजवादी। इसके बाद जो है बताया गया कि पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए राष्ट्र किसी एक धर्म को जो है राष्ट्र धर्म घोषित नहीं करेगा, और राज्य किसी भी धर्म को जो है मान्यता नहीं देगा, सभी धर्मों को समान मान्यता देगा। इसके बाद जो लोकतंत्र में लोगों के शासन के बारे में बताया गया, इस शब्द जोड़ा गया। गणराज्य का मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, इसलिए इसे गणराज्य के रूप से भी जाना जाता है। सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में आज चर्चा करेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और राजनीतिक न्याय क्या है। इसके बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके लिए प्रस्तावना में जो दिया गया है कि सभी को ध्यान में रखा गया है, सामाजिक न्याय के बारे में भी, आर्थिक न्याय के बारे में भी, राजनीतिक न्याय के बारे में। और संविधान का लक्ष्य जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंतर्गत शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्यों को निर्धारित भी किया गया है कि संविधान में क्या क्या लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि सामाजिक न्याय, कि सामाजिक न्याय क्या है। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो। सामाजिक के न्याय का तात्पर्य होता है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो, सभी का विकास समान हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान माना जाना चाहिए। इसलिए व्यक्तियों के मध्य जाति, धर्म, लिंग, भाषा, नस्ल, संपत्तियां या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में जो है सबसे जो समानता का अधिकार दिया गया है, और समानता के अधिकार सभी व्यक्ति को समान रखा गया है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 उसमें ये कहा गया है कि धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इसके बाद जो आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज में अधिक अमीरी और गरीबी ना हो, वर्ग भेद ना हो, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो, कि प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, कि व्यक्ति चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो गरीब व्यक्ति है उसकी भी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य होता है। तथा पुरुष और महिलाएं जो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारे नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया गया है कि चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएँ हों, उनको समान वेतन मिलना चाहिए, वेतन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए महिलाओं और पुरुषों को समान महत्व दिया जाना चाहिए और समान वेतन मिलना चाहिए। इसके बाद जो राजनीतिक न्याय का जो है ये होता है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र में समान और स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार, अवसर हो, उसे राजनीतिक न्याय कहते हैं। कि हर व्यक्ति को राजनीति में जाने का अवसर होना चाहिए, समान अवसर और स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए, ताकि वो राजनीति में सबसे रूप से भाग ले सके। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है।
दिया गया है। इसलिए राजनीतिक न्याय का अर्थ स्पष्ट हो चुका है कि चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्य वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, सभी नागरिकों को भारत में ये अधिकार दिया गया है कि वो राजनीति में जा सकता है, राजनीति में भाग ले सकता है, स्वतंत्र रूप से अपना योगदान दे सकता है। इसलिए हमें राजनीतिक न्याय के बारे में जानते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हर व्यक्ति कोई भी हो राजनीति में भाग ले सकता है, राजनीति में जा सकता है, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए कहते हैं राजनीतिक न्याय। इसलिए हमारे देश में है सामाजिक न्याय, सभी को समान समझा गया है। समाज में लिंग वर्ग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसलिए तो आर्थिक न्याय का को हर व्यक्ति को आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। हर प्रकार की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान जो भी आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। तीसरी आवश्यकता व्यक्ति की और होती है जिसको राजनीतिक न्याय, ये हमारे संविधान में तीनों शब्दों का जोड़ा गया है ताकि हर व्यक्ति को ध्यान रहे कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार या कौन कौन से न्याय हमारे संविधान के द्वारा दिए गए। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन शब्द भी जो है भारत के संविधान में जोड़े गए हैं, प्रस्तावना में रखे गए हैं कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। इसलिए स्वतंत्रता भारतीय संविधान के नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें बताया कि स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें दिया गया है और वो अधिकार आपके अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। और हमारे मौलिक अधिकार भी शामिल है इसमें। और मौलिक अधिकारों में ये कहा गया कि हर व्यक्ति को सभी प्रकार से अभिव्यक्ति करने की या विश्वास, विचार या धर्म या उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसे कहते हैं स्वतंत्रता। हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद समानता, देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। तो समानता शब्द जो है ये भी एक अधिकार बनाया गया है हमारे संविधान में, मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, सभी को दिया गया। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक पूरे जो है समानता का अधिकार दिया गया है। इसलिए इस सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सभी नागरिकों को होनी चाहिए। इसके बाद बंधुत्व है, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता की भावना बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया है। बंधुत्व का तात्पर्य होता है कि भाई जो पूरे देश में, पूरा देश एक है, सभी भाई बहन हैं और उसको इस प्रकार की माने जोड़ के रखना। बंधुत्व में माने भाईचारे की भावनाओं को बनाए रखना और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए ऐसा संकल्प लेना चाहिए। हर व्यक्ति को देश के बारे में सोचना चाहिए। हर व्यक्ति को देश के लिए योगदान देना चाहिए। ये सुनिश्चित करे कि मेरा देश आगे बढ़े, अखंडता सुनिश्चित करे। इसलिए तो अखंडता जो शब्द था वो पहले जो जोड़ा गया, ये पहले नहीं जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया। इसलिए हम बताते हैं कि बंधुत्व की भावना देश में होनी चाहिए। भाईचारा, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, ये हमारे देश में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ऐसा होगा तो हमारा देश और भी विकास करेगा। इसके 5वां पॉइंट रखा है व्यक्ति की गरिमा। हमारे अनुच्छेद जो है 17 में, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता तो है, महात्मा गांधी भी इस पर ज़्यादा जोर दिया है या भीमराव अम्बेडकर ने भी इसके बारे में काफ़ी चर्चाएँ की हैं कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। नीचे लोगों के हीन दृष्टि से देखा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। जो छुआछूत की भावना है वो नहीं होनी चाहिए। अस्पृश्यता का अंत करने का पहला उद्देश्य इसमें रखा गया व्यक्ति की गरिमा में कि संविधान के अनुच्छेद 17 में दिए गए कि मूल अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण का अंत करना होता है। जो व्यक्ति एक दूसरे से जो नीची जात वालों को या नीची कास्ट वालों को जो है हीन दृष्टि देखते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं, इसको मिटाने के लिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। मानव की गरिमा के विरुद्ध है। अगर आप किसी के आप गलत दृष्टि से अगर गलत जो कमेंट कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए इसी प्रकार व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारे पास अनुच्छेद 32 में भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं
कि इसके अगर कोई करता भी है तो व्यक्ति अपने न्यायालय में जाकर के अपना अधिकार मांग सकता है। अगर इस प्रकार करता है तो व्यक्ति को सज़ा भी दी जा सकती है। इसलिए व्यक्ति की गरिमा शब्द भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में कहा गया है। इसके बाद जो छठी रखा गया है हमारे प्रस्तावना में रखा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, अखंडता जो लंबे समय तक चलती रहे। हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि हमारे नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और वह सांप्रदायिकता को महत्व ना दे करके, क्योंकि हमारा देश जो है विभिन्नता वाला देश है। क्षेत्रीय की विभिन्नता भी देखने को मिलती है, प्रांतीय विभिन्नता भी देखने को मिलती है, भाषावाद भी कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। सांप्रदायिकता में सभी धर्मों के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकता को महत्व ना देकर देश की एकता के भाव को अपनाएं, क्योंकि हमारे देश में इस प्रकार की जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं और सभी विभिन्नताओं को दरकिनार करते हुए हमें क्या सोचना चाहिए कि एकता के भाव को जगाए, कोई भी भेदभाव ना हो, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे सांप्रदाय के आधार पे हो, चाहे क्षेत्रीयता के आधार पे हो। विकास सभी का बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए 42 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द को जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। 42 संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द 1976 में जोड़ा गया। इसका मूल अर्थ है कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना होता है, कि भारत की एकता को बनाए रखना और अखंडता को सुनिश्चित करना होता है। इसलिए एकता और अखंडता के बिना हम लोकतंत्र या राष्ट्र की कल्पना या संविधानता तथा नागरिकों की सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले एकता और अखंडता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नागरिकों को सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती, अगर इसलिए हमें होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें महसूस किया, हमारे निर्माताओं ने महसूस किया कि अखंडता शब्द होना बहुत ज़रूरी है। एकता और अखंडता के बिना देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, एक देश को एकता में नहीं रखा जा सकता। इसलिए अखंडता का मतलब होता है लंबे समय तक देश को लेके चलना, और एकता और अखंडता के बिना हम लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ा सकते या राष्ट्र की संविधानता तथा नागरिकों की सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन दो शब्दों का होना बहुत ज़रूरी था, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसलिए इन दोनों शब्दों को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना और लंबे समय तक लेकर के चलना सुनिश्चित करता है। इसलिए एकता और अखंडता के बिना हम लोकतंत्र को आगे नहीं दिया जा सकते और नागरिकों के सम्मान की रक्षा भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमारे अनुच्छेद 51 क में सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, लंबे समय तक इसको बनाए रखें। इसलिए हमारे अनुच्छेद 51 क में ये भी कहा गया है सभी नागरिकों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारे जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो है ये सब जोड़े गए हैं, जो मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। और ये आपका जो पहला लेसन जो है वो पूरा हो चुका है। इसलिए मैंने आगे जो है कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनाए गए हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। और ये क्वेश्चन जो है जो मैंने पढ़ाया है आपको, जो नोट्स करवाए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन ये बनाए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको कॉपी में अच्छी तरीके से इसमें करना है। इसलिए पहला क्वेश्चन बनाया गया पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, गणराज्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन बनाया गया समाजवाद क्या है। चौथा क्वेश्चन बनाया शासन न्यायपालिका किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन बनाया गया आर्थिक न्याय किसे कहते हैं। और छठा क्वेश्चन बनाया लोकतांत्रिक गणराज्य से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। और आठवां क्वेश्चन राजनीतिक न्याय किसे कहते हैं। और नौवां क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। और जो 10वां क्वेश्चन है संविधान में व्यस्त मताधिकार से क्या तात्पर्य है। इसलिए और भारत के संविधान, और 11वां है भारत के संविधान की 5 विशेषताओं का वर्णन करना है। और जो 12वां है भारत के संविधान की प्रस्तावना को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कॉपी में करने हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से जो है
सवाल पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको कॉपी में इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से करना है। इसलिए मैंने आपको जो ये आज आप जो का लेसन जो है, जो पहला लेसन जो है भारत का संविधान और प्रस्तावना जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसमें कोई भी टॉपिक जो है नहीं रहा है। इसलिए आपको इस लेसन को सही ढंग से पढ़ना है, देखना है, और कोई समस्या है तो वो मेरे से पूछना है। इसलिए आज अगला जो लेसन स्टार्ट करवाऊँगा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य है, वो कल जो है कल की क्लास में वो कार्य मैं आपको करवाऊँगा। बस इतना ही है। जय हिंद।